हेलो एवरीवन, मैं बहुत दिन के बाद लेकर आया हूँ जो मेरी एक पुरानी सीरीज होती थी जिसका नाम कुछ और था, लेकिन अब से उसका नाम होगा मूवी ऑपरेशन। और उसमें पहली बार जो इस मूवी का ऑपरेशन करने वाले हैं, उस मूवी के जो डायरेक्टर है उसके लिए मेरे दिल में नफरत का आला मुकाम है। और उस डायरेक्टर का नाम है सूरज बड़जाटिया और मूवी का नाम है सूरज बड़जाटिया। की हर मूवी में इन हजरत का होना बहुत जरूरी है। आप इमेजिन करो कि मूवी के पहला सीन ही अगर आलोकनाथ वाला हो तो वो मूवी कैसी होगी। कितना अनोखा होता है बेटियों का संसार। इस आदमी की एक हॉबी है, वो है कन्यादान। कहीं और पनपने के लिए चली जाती हैं। इस आदमी को गाना गाने के लिए बोला गया है, तो वो क्या गाना गा रहा है आप ये सुनिए। नन्ही सी दुल्हन डोली सजी हुई। एक सेफ एस्टिमेट के मुताबिक आलोकनाथ अब तक 200 से ज्यादा कन्यादान कर चुके हैं। मूवी शुरू हुई खैर आलोकनाथ से कि वो फ्लैशबैक में है, और वो फ्लैशबैक में भी बूढ़े ही लगते थे। जिसका विवाह रचाया जाए। फ्लैशबैक में भी आलोकनाथ जो है बच्ची का ब्रेन वॉश करते हुए नजर आए कि तुम्हारा कन्यादान होना है, तुमने ब्याह कर कहीं और चले जाना है। मतलब ये नहीं था कि वो उसकी करियर ग्रोथ के बारे में कुछ समझा रहा हो कि आपने पढ़ लिख कर आला मुकाम हासिल करना है, दुनिया में कुछ जो है ना कैंसर का इलाज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको यही सिखाया जा रहा है कि यहाँ से तुम्हारी डोली उठेगी, वहां से मैयत। एक भगत जी को दिखाया गया जो कि कुछ ज्वेलरी लेकर आए हैं। मुनीम जी, भगत जी बता रहे हैं। और फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ अमृता राव का एज पूनम। पूनम के इंट्रोडक्शन के साथ ही आलोकनाथ की वाइल्डेस्ट फैंटेसीज दोबारा सामने आ गई और वो हार उठाकर इमेजिन करने लग गए कि मैं दोबारा कन्यादान करूंगा। एक बहन का इंट्रोडक्शन हुआ जिसको लेस अट्रैक्टिव दिखाना था, तो उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क कर दिया गया। इस मूवी में ये दिखाया गया कि इस बच्ची के रिश्ते इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये कम अट्रैक्टिव है या फिर ये इसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, लेकिन असल वजह ये थी कि ये इरिटेटिंग बहुत थी। कुछ नहीं होगा, तुम जो हो मुझे बचाने के लिए। भगत जी एक रिश्ता लेकर आए पूनम के लिए दिल्ली से। पूनम के लिए एक लड़का मेरे ध्यान में है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि चक्कर ये, हम कराची में रहते हैं, जैसे हमने देखा है यहाँ पर कराची के रिश्ते हैदराबाद सक्खर से नहीं आ रहे होते। हैदराबाद सक्खर के रिश्ते ये नवाबशाह वगैरह से नहीं आ रहे होते। इनके पास दिल्ली से रिश्ता आ रहा है। दिल्ली के हरीश चंद्र ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हरीश चंद्र जी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। उनको कौन नहीं जानता। मतलब सोचने वाली बात है, क्या दिल्ली में लड़कियां नहीं थी जो इनको यहाँ से लड़कियां ढूंढनी पड़ रही हैं? क्या इनके इलाके में लड़के नहीं थे जो इनको दिल्ली का लड़का देखना पड़ रहा है? वो भी एक ऐसा बंदा जो कि दिन रात सिर्फ कन्यादान का सोचता है। वो तो बच्ची पैदा होती लड़का ढूंढना शुरू कर देता है। तो क्या उसको वो एक्सप्लोर नहीं कर पाया अभी तक अपनी लोकेलिटी में एक रिश्ता? हरीश चंद्र जी के छोटे बेटे प्रेम के बारे में मैं सोच रहा हूँ। रिश्ता आया था शाहिद कपूर का, जो कि एक इंतहाई डेस्परेट लड़का था जिसने शायद कभी जिंदगी में कोई लड़की नहीं देखी थी। और वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका रीजन आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। शाहिद कपूर का इंट्रोडक्शन हुआ एज प्रेम, जो सूरज बड़जाटिया का सबसे फेवरेट नाम है। मुझे लगता है कि उनको किसी पंडित ने बोला था कि ये नाम तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है, इसीलिए मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, विवाह और फिर प्रेम रतन धन पायो, हर जगह प्रेम ही प्रेम मिलेगा आपको। शाहिद कपूर ने अपने बाप के सामने ऐसे एक्ट करने की कोशिश की जैसे वो बहुत ही सख्त लौंडा है और वो शादी नहीं करना चाहता, लेकिन बाप ने उसे बहुत ही डबल मीनिंग तरीके से समझाया कि शादी करना क्यों जरूरी है। शादी इतनी जल्दी? वो तुम्हारी जिंदगी में प्रेरणा बनकर आएगी, तुम्हारी जिंदगी के हर पल को तुम्हारे साथ बांटेगी, तुम्हारे दुख आधे कर देगी। हम सबको पता है कि इन बातों को बताने का क्या मकसद था। डेस्परेट होने का पहला सबूत देखिए, उस बंदे को पिक देखकर मोहब्बत हो रही है आज के दौर में। इससे पहले तो एक ऐसी मूवी भी देखी है हमने जिसके अंदर बगैर पिक देखे भी मोहब्बत हो जाती है। उस मूवी का नाम था सिर्फ तुम। वो वाली हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी वापस आते हैं विवाह पर। प्रेम की एक भाभी है जो अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए बहुत छिछोरी हरकतें और एक्टिंग करती हुई नजर आएगी। ओहो, बीवी यहाँ बैठी है, खैर वो तो जाने दो। और शाहिद कपूर भी मेरा ख्याल है एक भाभी पर्सन है। खैर फैमिलीज का मीटअप होता है और उसमें भगत जी बिला वजह बहुत खुश नजर आते हैं। आई थिंक उनका कमीशन वगैरह होगा ज्वेलरी पे शायद, इसलिए दिल में है ये पूनम को इतना सजाया गया जैसे उसका उर्स है। दोनों को फिर ऊपर छत पर भेजा गया कि जाके आके के लिए बात कर लो, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक कर लो, बात करके पता करो कि एक दूसरे के लिए बने हो या नहीं बने, माइंडसेट चेक कर लो। लेकिन इन दोनों ने क्या बात है कि वो आप देखिए जरा। चाय ठंडी हो रही है, दूसरा कप।
नो थैंक्स। आई मीन नो डिस्कशन ऑफ करियर ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म गोल, जिंदगी कैसे गुजारनी है और क्या लाइक्स डिसलाइक्स हैं के जो है आगे पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, कोई नहीं, इनकी बातें ये थी। अच्छा, आलोकनाथ जो कि जिंदगी का ऑब्जेक्टिव ही उसका ये है कि वो कन्यादान करे, तो उसके बस नहीं चल रहा था कि वो आज ही कन्यादान करवाए, लेकिन ये भी बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जब उसके हाथ में एक रिश्ता आ गया था, उसने बोला आज यहाँ पर आ गए हो ना, अब मुझे कोई अश्योरेंस देके जाओ, कोई बयान है या कोई टोकन करके जाओ मेरे पास, तो इसलिए एटलीस्ट बात पक्की तो करो। आज प्रेम को एक नारियल और ₹1.25 देकर अपना बना लीजिए। He wanted assurance कि I will later get to do the कन्यादान, but right now I need some sort of commitment। अब पूरे का पूरा टब्बर इनके पास रहने आ गया। अच्छा ये हरीशचंद्र जी आप दादाजी मैं यहाँ सोऊंगा। हाँ तुम अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आपकी शादी होने वाली है, तो जरा इमेजिन करें एक चीज, आपकी बात पक्की हो रही है, आज पहली बार आप ससुराल गए और उसी रात में वहीं पर आप रुक रहे हैं और वहीं पे आपके लिए गद्दे बिछाए जा रहे हैं जमीन पर, क्या आप रुकेंगे? एक यूजलेस भाई है, छिचोरी भाभी का शोहर, उसका कैरेक्टर है जस्ट देयर। उसके बाद एक बहुत ही छिचोरा गाना आया, मिलन अभी आधा अधूरा है। अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। इतनी ज्यादा छिचोरी हरकतें आपको देखने मिलेंगी कि आपको अरेंज मैरिज से नफरत हो जाएगी। क्या वाकई अरेंज मैरिज ऐसी होती है? कुछ बातें अभी है बाकी। फिर इस पूरी संस्कारी मूवी में एक डबल मीनिंग सॉन्ग आया। इमेजिन करो आप किसी को बोल रहे हो मुझे हक है, मुझे हक है। उसके बाद जो आगे हुआ है ना, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। ठीक है, शाहिद कपूर मेरी नजरों से गिर गया। ये आदमी रोता हुआ घर जा रहा है अपने ससुराल से। मुझे हक है। मतलब व्हाट द ब्लडी हेल इज गोइंग ऑन यार। तुम्हारी अभी से शादी भी नहीं हुई है, अभी कल मिले हो इस लड़की से, तुम एक गाना हुआ है तुम्हारा इसके साथ, तुम रोते हुए घर जा रहे हो इसके लिए। बंदी उससे ज्यादा डेस्परेट है, मतलब वो उसकी झूठी गिलास में पानी पी रही है। यार ये एक दिन में कैसे इतनी मोहब्बत हो जाती है आखिर। मुझे हक है। मिसेज आलोक जो थी उनको पूनम ज्यादा पसंद नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि एक तो वो उनकी अपनी बेटी से ज्यादा अट्रैक्टिव थी और दूसरी वजह ये थी कि ये पूनम की वजह से ना आलोकनाथ अपनी हॉबी पे यानी कन्यादान पर ना बहुत ज्यादा ओवर स्पेंडिंग कर रहे थे। पर उसके सामनेपन की वजह से कहीं बात नहीं बन पा रही। उस पर उसकी शादी में देने लायक कुछ भी नहीं बचा, तो हो चुकी है उसकी शादी। ये प्रेम इतना ज्यादा डेस्परेट है कि हर वक्त जो है ना इस बंदी को इमेजिन करता रहता है। इसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, एक्चुअली कोई लाइफ नहीं है। इतनी रात तक जाग रही थी। इसीलिए बोला जाता है कि आपके दोस्त होना, आपका एक सोशल सर्कल होना बहुत जरूरी है, जहाँ पे आप जाके बैठते हो, जहाँ से आप कुछ बातें करते हो। कोई लाइफ होनी जरूरी है आपकी। उसके बाद कार्डबोर्ड के बने हुए एक जहाज से ये ट्रैवल करके पूनम से दोबारा मिलने के लिए आ रहा है और उसमें एक गाना आया, नीचे जो देखूं तो ओशन ही ओशन है, ऊपर जो देखूं तो तू आकाश में रोशन है। वो गाना था हमारी शादी में अभी बाकी हैं हफ्ते 4। अब जो आपके सामने मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो अभी तक ना शाहिद कपूर सिर्फ मेरी नजरों से गिरा था, अब आपकी नजरों से भी गिरेगा। ये बंदा अपने बेडरूम में अपने सास, अपने ससुर, अपनी साली की पिक्चर रखता है, वो भी फ्रेम करा के। मतलब मेरा इस वक्त दिल चाह रहा है ऐसा बंदा अगर मेरे पास मिले ना, मैं इसे स्टूल पे बांध दूंगा पहले तो, उसके बाद प्लास से इसका नाखून निकालना चाहूंगा एक एक करके। ठीक है, इसके घुटने पे मैं हथौड़ा मारना चाहूंगा। ये मेरी ऐसे बंदे के लिए मेरी ये फैंटेसीज है। मिसेज आलोक ने पूनम से बात करनी छोड़ दी है, वो बहुत नाराज है और उसकी वजह बिल्कुल जेन्युइन है। उसकी वजह ये है कि ये कन्यादान वाले अंकल जो हैं ये इतनी ज्यादा ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, वो भी पराई बच्ची की, मतलब उनकी ले पालक बच्ची है ना वो, तो उसकी शादी के ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं। अगर सब कुछ लुटा दिया तो फिर अपनी सगी बेटी की शादी के लिए क्या बचेगा? चलो फिर थोड़ा बहुत बचा लिया हो, वो दूसरी बेटी की शादी पे लुटा दिया तो फिर अपने मरने तक खाने के लिए क्या बचेगा? पुराने जेवरों में से कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये रहे वो नए जेवर जो इस शादी के लिए भगत जी से बनवाए थे, इतने काफी है। फाइनली इस शुगर कोटेड पीस ऑफ क्रैप मूवी में एक ट्विस्ट आया और एक आग लग गई। आप सोचो एक बंदा जिसने जिंदगी भर जिसकी फैंटेसी थी कि वो कन्यादान करे, जिस वक्त कन्यादान बिल्कुल सर पर आ गया, अगले दिन कन्यादान होना है, उस वक्त उसके घर में आग लग जाए, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी? उस बंदे का पैशन था कन्यादान, उसकी जो ऑब्जेक्ट गोल ऑफ लाइफ था वो था कन्यादान। अब वो सब कैसे पूरा होगा? अनफॉर्चुनेटली इस आग में पूनम जल गई। अपनी बहन को बचाते बचाते फौरन उसे लेकर गए संजीवनी हॉस्पिटल, जहां पर उसे अटेंड किया डॉक्टर शशांक ने। डॉक्टर, पेशेंट काफी जल गई है डॉक्टर। लेट्स टॉक अबाउट प्रायोरिटीज नाउ। एक बंदे के घर की जवान लड़की जल गई है, ठीक है, 3rd डिग्री बर्न्स हुए हैं उसके, और इस बंदे को क्या पड़ी है? पेशेंट को अप्रोक्सीमेटली
40% सुपरफिशियल टू डीप बर्न्स हुए हैं, 3rd डिग्री बर्न्स इंक्लूडेड। कल सुबह पूनम की बारात आने वाली है, कल उसका विवाह है। लाइक आपको कोई अगर बताए कि यार आपका जो है ना सब कुछ तबाह हो गया और आपके साथ बुरा हुआ है, ये मुझे इससे याद आ रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजी वाले लोग किसी टूर पे गए हुए थे डकी के साथ, तो वहाँ पर इनका ना एक फेक किस्म के डाकू आए, इनका मोबाइल छीन कर ले गए। तो इकरा कमल बोल रही थी मेरा आज का व्लॉग था फ़ोन में। हम सबको पता है कि सूरज बड़जाटिया की मूवीज़ में नॉर्मली कोई विलन होता नहीं है, रेयरली अगर हमने कोई एक आध बंदा देखा हो तो इसी तरह इसमें भी जो चाची थोड़ा सा नेगेटिव थी वो भी अब पिघल गई और वो अश्क बार खड़ी थी हॉस्पिटल में। प्रेम की डेस्परेशन अपने उरूज पर आ गई, वो परेशान हो गया कि यार कल जो कुछ होना था वो कैसे होगा। तो फिर उसने बोला मैं तो यहीं पे शादी करूंगा, और वो उसने हॉस्पिटल में उसकी मांग में सिंदूर भरा। उसके बाद एक ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन थिएटर पे। मुझे नहीं पता ऑपरेशन क्यों हुआ, क्योंकि जब जलते हैं तो फिर तो आपकी ड्रेसिंग वगैरह होती है, इंटरनल ऑर्गन्स आपके डैमेज नहीं होते, ऐसा कुछ डॉक्टर ने बताया नहीं था, लेकिन ऑपरेशन हो रहा था कोई। पूनम की डिस्चार्ज होने तक प्रेम ने एक संस्कारी हस्बैंड की तरह उसका बहुत ख्याल रखा, उसकी तीमारदारी की, और उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि उसकी कोई लाइफ तो थी नहीं। और फिर फाइनली आलोकनाथ का सपना पूरा हुआ और वो दिन आ गया, वो मुबारक घड़ी आ गई जब उसने कन्यादान किया। हाँ, 3 घंटे ऑलमोस्ट की मूवी के बाद फाइनली आलोकनाथ अपनी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाए। मुझे कभी कभी लगता है कि इसने स्कूल में जब माय एम इन लाइफ का ऐसे लिखना था उसमें लिखता था टू परफॉर्म अ कन्यादान। मेरी एक थ्योरी है कि इस मूवी पर ना सूरज बड़जाटिया की और आलोकनाथ की लड़ाई हुई होगी, क्योंकि देखिए मांग में सिंदूर तो प्रेम ने हॉस्पिटल में ही भर दिया था, तो इसका मतलब शादी तो हो गई, लेकिन आलोकनाथ लड़ पड़ा कि यार ये क्या बात हुई, मुझे कन्यादान करने क्यों नहीं मिला, इसलिए ये पूरी सेरेमनी जरूर हुई। और फाइनली कन्यादान के बाद प्रेम को असल में चांस मिला कहने का, मुझे हक है। ड्रेसिंग का टाइम हो गया।